हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 की, जिसका टाइटल है पृथ्वी हमारा आवास। इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और जो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कौन कौन से प्रमुख लाइफ के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी जो लेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं और सोलर सिस्टम में हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी का स्थान कहां पर है। तो हमारी पृथ्वी है, उसका सौरमंडल में एक विशेष स्थान है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। और जीवन हमारी पृथ्वी पर ही संभव क्यों है? तो जीवन जीने के लिए 3 आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक हैं प्रमुख। तो वो हमारे क्या है? लैंड है, वाटर है और एयर है। और जब ये तीनों तत्व आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? आपस में अंतःक्रिया करते हैं। तो वहां पर क्या होती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। कि हम पूरे भूमंडल को, जो हमारा पूरा भूमंडल है, उसको हम 4 परिमंडलों में बांटते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है? पहला है हमारा लिथोस्फीयर, पृथ्वी का वो ठोस भाग जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसे हम क्या कह रहे हैं? लिथोस्फीयर। अब लिथोस वर्ड का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है रॉक, स्फीयर जो चारों ओर से पृथ्वी को घेरा हुआ है। फिर जो दूसरा हमारा पार्ट है वो क्या है? जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर। धरातल के जल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? ये जो हमारा जल वाला भाग है इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोस्फीयर कह रहे हैं। और जो तीसरा पार्ट होता है उसे क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एटमॉस को हम क्या कह रहे हैं? वाष्प कह रहे हैं, वाष्प, वेपर। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसे हम क्या कह रहे हैं? बायोस्फीयर कह रहे हैं। जब ये तीनों परिमंडल आपस में मिलके अंतरक्रिया करते हैं तो वहां पर क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट होती है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखिए, ये क्या है? जलमंडल है, ये हमारा क्या है? वायुमंडल है, और ये हमारा क्या है? लिथोस्फीयर है, भूमंडल है। और ये आपस में चारों अंतरक्रिया कर रहे हैं, जीवन का अस्तित्व है, लाइफ जिस। अब हम भूमंडल के बारे में देखेंगे कि भूमंडल हमारा क्या होता है। यहां पर ये ग्लोब गलत लिख दिया है। भूमंडल को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और लिथोस एक ग्रीक वर्ड है और लिथोस का मतलब क्या होता है? रॉक। रॉक, चट्टान, चारों ओर पृथ्वी को घेरा हुआ है चट्टानों से। ओके, भूमंडल को लिथोस्फीयर कह रहे हैं। अब पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं? भूमंडल कह रहे हैं। लिथोस्फीयर जो अभी तक आपको मैं समझा रहा हूं। और यह भूप्रपट्टी को क्या कह रहे हैं? क्रस्ट की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना हुआ है। मृदा होती है, सॉइल्स होती है, जो भूप्रपट्टी बनी हुई है जिससे चट्टानों से और मिट्टी से, तो उसमें क्या होते हैं? जीवों के लिए पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। और हमारा अब क्या है? जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो क्या होता है? एक स्थलीय भूभाग है जिसे हम महाद्वीप कह रहे हैं, कॉन्टिनेंट कह रहे हैं। और एक बड़ा सा जलाशय है जिसे हम महासागरीय बेसिन्स कह रहे हैं। ओके, अब आप ये देखिए, ये क्या है? हमारे बड़ा सा वह भाग है जिसे हम महाद्वीप कह रहे हैं। ये चट्टानी या रॉक का टुकड़ा कह रहे हैं, इसे कॉन्टिनेंटल कह रहे हैं, महाद्वीप। और इस भाग को क्या कह रहे हैं? ये जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय है, यहाँ पर जल है, इसको क्या कह रहे हैं? ओशियनिक भाग को ओशियन बॉटम या फिर महासागरीय बेसिन्स। महासागरीय बेसिन आखिर कहते किसे हैं? ये तो हमारा क्या है? लिथोस्फीयर है। और यहां पर क्या है? जल है, समुद्र है। अब अगर हम समुद्र के पानी को हटा देंगे तो ये भी तो क्या है? ये नीचे के जो भाग है इसे हम क्या कह रहे हैं? ओशियन बेसिन कह रहे हैं। वॉश बेसिन होता है जिसपे हम मुंह धुलते हैं, उसे भी क्या कह रहे हैं? वॉश बेसिन कह रहे हैं। ओके, तो उसी तरह से ये हमारी पृथ्वी का बेसिन है, ओशियन बेसिन है। ये हमारे ओशियन बेसिन्स के बारे में पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे कि जो
आप देखेंगे कि ये हमारे ओशियंस हैं और ये ओशियंस सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जो हमारे स्थल मंडल हैं वो भी एक दूसरे से लगे हुए हैं। और एशिया हमारा यूराल पर्वत से जुड़ा है और ये यूराल पर्वत से अलग होता है, तो ये सब हम देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो ओशियंस है वो सब ओशियन सारे क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये इधर बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। सभी महासागर विश्व के आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इनका जो समुद्री जल का तल है वो भी क्या है, सभी जगह समान है। ये हमारा क्या है, समुद्री जल का तल पूरे विश्व में एक समान है। तो एक समान होने के कारण स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई, अब ये हमारा क्या है, स्थल है हमारा, ये स्थल वाला पार्ट है, और इस पे ये हमारे हिमालय की ऊंचाई मान ली हमने। स्थल पर किसी स्थान की ऊंचाई अथवा ओशियन में, ये हमारा ओशियंस है, और ओशियन में किसी स्थान की गहराई को हम समुद्र तल से नापते हैं या मापते हैं कि ये हमारा समुद्र तल है, और ये हमारा क्या है, ग्रेटर हिमालय है, और ये हमारा नीचे क्या है, मैरियाना गर्त है, जिसके ये हमारा कितना है, स्थल की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। और जो सबसे ऊंचा हमारा समुद्र तल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, हाईएस्ट, वो कितना है, उसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर, जो किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। ये कहां पर स्थित है, नेपाल पे, नेपाल में है ये। जो समुद्र में सबसे गहराई पर है, सबसे ज्यादा डेप्थ हमारी पृथ्वी पर कहां पर मिलेगी आपको, पैसिफिक ओशियन में मिलेगी। और वो जो ट्रेंच है वो कौन है, मैरियाना गर्त है, जिसकी डेप्थ कितनी है, 11,022 मीटर। कॉन्टिनेंट्स हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और कॉन्टिनेंट किसे कह रहे थे हम, जो बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीप कह रहे थे। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं, ये विस्तृत जल राशि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। अभी आपको मैंने ये दिखाया था कि यहां पर क्या है, ये जल राशियों के द्वारा अलग हुए हैं कॉन्टिनेंट हमारे। यहाँ पर ये जिब्राल्टर जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है, तो इनसे क्या है, हमारे ओशियंस हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमारे जो प्रमुख 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो इस प्रकार से हैं। हम आपको ये क्षेत्र के अनुसार बताएंगे। तो क्षेत्र के घटते क्रम में सबसे बड़ा हमारा जो है महाद्वीप वो क्या है, एशिया है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है। थर्ड नंबर पे हमारा नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे हमारा साउथ अमेरिका है। फिफ्थ नंबर पे हमारा अंटार्कटिका है। और सिक्स नंबर पे हमारा यूरोप है। और सेवेंथ नंबर पे हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अब हम इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि ये कौन सी लाइन्स है हमारी, ये हमारी काल्पनिक रेखा है जिसे हम इक्वेटर कह रहे हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री है हमारी। और ये लाइन है, इसे हम मकर रेखा कह रहे हैं, सॉरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये हमारी है 23.5 डिग्री साउथ। और इसे क्या कह रहे हैं, मकर रेखा। तो ये हमारी मकर रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये हमारी कर्क रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर लाइन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है, ये हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसी एशिया में जो हमारा भारत है, प्यारा भारत देश, इसी विशाल भूभाग का हिस्सा है हमारा। अब होता क्या है, एशिया महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है, ये आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है इसके उत्तर में। इसके दक्षिणी भाग में क्या है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। और इसके पूर्वी भाग में ये क्या है, ये प्रशांत महासागर देख रहे हैं आप, प्रशांत महासागर। और आप इसके पश्चिमी भाग में देखेंगे तो पश्चिमी भाग में हमारा ये क्या है, यूराल पर्वत की श्रृंखला मिलेगी। यूराल पर्वत है ये हमारा, और यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। और दक्षिण में जो हमारा है हिंद महासागर है, वो हमारा हिंद महासागर का नाम भारत के हिंद नाम के आधार पर ही पड़ा है। अब एशिया में और क्या क्या चीजें हैं, एशिया में हमारी क्या है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ये देखिए, ये जो भारत देश में ही पड़ती है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। तिब्बत का पठार है जिसे विश्व की छत भी बोलते हैं।
और दक्कन का पठार है हमारे साउथ इंडिया में, दक्कन का पठार पड़ता है हमारे भारत देश में। तो ये तो हुआ हमारी एशिया, एशिया में प्रमुख डिवीजन, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ाया हमने एशिया के बारे में। अब हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो दुनिया का या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो महाद्वीप है, इससे हमारी तीनों काल्पनिक रेखाएं होकर जा रही हैं। हमारी कर्क रेखा है, हमारी विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। तीनों रेखाएं इसके महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। हमने आपको बताया था कि 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ डिग्री तक क्या है, ये हमारा पूरा उष्णकटिबंध क्षेत्र है। इसमें सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर ऊष्मा ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर भी अधिक रहता है। तो हमारा जो अफ्रीका का है ज्यादातर भाग यहाँ पर, उसमें गर्मी बहुत पड़ती है। अब यहाँ की फिजियोग्राफी को देखते हैं। यहाँ पर एक नाइल रिवर है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो विक्टोरिया लेक से निकलती है। और यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, जिसका नाम है सारा मरुस्थल। और उत्तर में यहाँ पर एक एटलस श्रृंखला पाई जाती है, एटलस माउंटेन सीरीज है। यहाँ पर एक देश है मिस्र, जिसमें मिस्र देश में विश्व के प्रसिद्ध पिरामिड भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो यहाँ पर लिम्पोपो रिवर पड़ती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, और एक कॉन्गो नदी है जो हमारी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे आगे आने वाले चैप्टरों में, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ाएंगे। जब आपको मैप, इंडियन ज्योग्राफी के मैप पढ़ाएंगे, वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत अच्छे से इनकी फिजिकल मैप्स और पॉलिटिकल मैप के बारे में पढ़ाएंगे। अब बच्चों आपको ये बताना है कि अफ्रीका महासागर है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पूर्व पश्चिम में और उत्तर दक्षिण में कौन कौन से महासागर हैं। अब हम चलते हैं उत्तर अमेरिका की तरफ, कि उत्तर अमेरिका जो हमारा तीसरे नंबर का महाद्वीप है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि उत्तरी अमेरिका की, यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। खनिज पदार्थों, कृषि भूमि की प्रचुरता है तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप भी है। अब आप देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या है पश्चिमी भाग में, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। और पश्चिमी भाग में हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है। और इसके पूर्वी भाग में क्या है, अटलांटिक महासागर है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर क्या है कि ये तो हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है, और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक पनामा शहर के कारण जुड़े हुए हैं, और पनामा देश है हमारा, वो उत्तरी अमेरिका का भाग है। और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका को यूएसए तथा मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। उत्तरी अमेरिका में हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, मैक्सिको है, ये प्रमुख शहर है। अब किया क्या है, पनामा ने हमने क्या करा है कि ये जो क्या है स्थल भाग है हमारा पनामा, और इससे क्या करा है हमने, ये देखिए आप, इसमें क्या था कि यहाँ पर अगर हमें उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका जाना है तो हमें पूरा घूम के जाते थे। तो हमने क्या करा, शॉर्ट रास्ता बनाने के लिए यहाँ से एक उपाय करा, और ये देखिए आप, पनामा में हमने एक नहर का निर्माण करा। अब यहाँ से पैसिफिक ओशियन को जो कैरिबियन सी से जोड़ रही है, जो कि कैरिबियन सी है वो हमारा किसका है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। अब आपको उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज, पश्चिमी भाग में आपको तट पे आपको रॉकीज पर्वत की श्रृंखला मिलेगी बहुत लंबी, और ये पूर्वी तट पे हमारा अपलेशियन पर्वत श्रृंखला मिलेगी। ओके, और यहाँ पर दो बहुत सी बड़ी बड़ी नदियां हैं उत्तर से दक्षिण जो बहती हैं, मिसिसिपी, मिसौरी नदियां हैं जो उत्तरी अमेरिका की नदी प्रमुख नदियां हैं। ओके, अब हम दक्षिणी अमेरिका के बारे में बात करेंगे। ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, और इससे 2 लाइन होकर काल्पनिक रेखा गुजर रही है, ये 0 डिग्री गुजर रही है, और मकर रेखा भी गुजर रही है। और इसके पूर्वी साइड में हमारा कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर अवस्थित है, और दक्षिण में इधर दक्षिण महासागर अवस्थित है, सदर्न ओशियन। ओके, और हमारे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला एंडीज पर्वत की श्रृंखला जो मौजूद है, और यहां पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अभी हमने लंबी नदी के बारे में पढ़ाया था, जो कि कहां थी, नाइल रिवर, जो अफ्रीका में थी, और ये बड़ी नदी है, इसका अफवाह क्षेत्र बहुत अधिक है। ओके,
तो इसे हम क्या कह रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है यहाँ की। क्लियर हो गया। अब हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप के पूरब में, ये हम पूरब में आपको बताया था, ये क्या था, यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को अलग कर रही है यूरोप से। और इसके उत्तर में क्या है, ये आर्कटिक महासागर है, और पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है, और दक्षिण में ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। अब इस यहां पर एक चीज और है, ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर। अब लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और इसे हम द्वीपीय आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों, ये क्योंकि ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। और ये जो महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी तट पे जाएंगे तो आपको हिंद महासागर मिलेगा, दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण महासागर मिलेगा, और पूर्वी तट पर जाएंगे तो आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। ओके। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जाएंगे तो आपको ये उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी। और अब आपने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को देखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम क्या कहते हैं, कंगारूज। और ऑस्ट्रेलिया की टीम को कंगारू क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंगारू जानवर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ियों को हम क्या कहते हैं, कंगारू कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं जिसकी अवस्थिति है, ये इसकी जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से ऊपर जा रही है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अवस्थित है। और इस यहाँ पर जो बहने वाली प्रमुख नदियां हैं वो मरे है, डार्लिंग है। ओके। और इसके पूर्व में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, पर्वतमाला स्थित है, जिसके बारे में अभी हम आपको बताया था अभी हमने। इसके उत्तर पूर्व में, ओके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के उत्तर पूर्व में इस जगह क्या है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कोरियल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कह रहे हैं जिसे, बड़े बड़े प्रवालों से वो बनती है, पॉलिप से। अब होता क्या है, उष्ण महासागरीय क्षेत्रों में द्वीपों और महाद्वीपों के सहारे कोरल पॉलिप नामक के जीवो होते हैं, उनके अवशेष से बनी दीवारनुमा संरचना को हम क्या कह रहे हैं, प्रवाल भित्ति कहते हैं। ओके। बहुत से पॉलिप जीव्स होते हैं, कोरल पॉलिप्स, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं और वहीं पर जमते रहते हैं, तो उसकी एक दीवारनुमा आकृति को हम क्या कह रहे हैं, प्रवाल भित्ति। और जो हमारा अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा रह गया कि अंटार्कटिका के बारे में हमने आपको क्लियर नहीं करा। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव के आसपास अवस्थित है, और यह आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है अंटार्कटिका। और ये ऊपर जो क्या है, इस तरह से ऐसे ये कर देंगे, ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में अवस्थित है। और इसमें क्या है, यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं, और भारत ने भी यहाँ 3 ऐसे शोध केंद्र खोले हैं जिनका नाम क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। ओके। अब हम आपको स्थल संधि के बारे में बताएंगे और जल संधि के बारे में बताएंगे। स्थल संधि हमारी क्या है, कौन सी होती है, स्थल का ऐसा संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। अब हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। ये हमारा क्या है, स्थमस, स्थल संधि किसे कह रहे हैं, ये हमारी क्या है, स्थल संधि है। ये पनामा है, ये क्या है, स्थल संधि है जो 2 स्थलों को जोड़ रही है। ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है और ये हमारे दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है जिसे ये जोड़ रही है, और 2 महासागरों को अलग करती है। ये पैसिफिक ओशियन को अलग कर रही है, और किससे अलग कर रही है, अटलांटिक ओशियन से। ये आप देखेंगे, इसे हम क्या कह रहे हैं, स्थमस कह रहे हैं, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस। नॉर्थ अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ रहा है ये पनामा देश। अब हम जल संधि के बारे में पढ़ेंगे कि जल संधि क्या है, जल का वह संकरा भाग, अ नैरो पार्ट ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स 2 वाटर पार्ट्स, जो 2 जलीय भागों को जोड़ता है। अब ये हमारा क्या है, ये जिब्राल्टर जल संधि है। अब ये क्या कर रही है, 2 जल संधियों को जोड़ रही है और 2 महाद्वीपों को अलग कर रही है। ये क्या कर रहा है, ये स्पेन मोरक्को को अलग कर रहा है। स्पेन क्या किसका पार्ट है, यूरोप महाद्वीप का पार्ट है, और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। तो स्पेन को मोरक्को से अलग कर रही है जिब्राल्टर जल संधि, और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। और आप यहां पर भी देखेंगे कि ये हमारा इंडिया है
और श्रीलंका है, इनके बीच में कौन सी स्टेट है? बताइए बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है और ये किन किन समुद्रों को जोड़ रही है और भारत को श्रीलंका से अलग करती है जल संधि। ओके, द स्टेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, और यहां पर क्या है? ये क्या है? इंडियन ओशियंस को तो जोड़ रही है और किन दो भागों को बांट रही है? इंडिया को और श्रीलंका को अलग कर रही है। तो ये हमारी कौन सी जल संधि है? कमेंट सेक्शन में बताना आप ये। अब हमारा हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 71% भाग पर, 70% भाग पर क्या है? पानी है। तो जब भी हम सैटेलाइट के द्वारा पृथ्वी को देखते हैं तो वो क्या, उसका कलर कैसा दिखाई देता है? हमें ब्लू दिखाई देता है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? इसलिए हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट कहते हैं। अब जल, जो हमारा जल होता है, जलमंडल में जो जल के सभी रूप हैं वो कौन कौन से स्वरूप हैं? सागर हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिमानियां हैं, भूमिगत जल है, जलवाष्प है, सीज, ओशियंस, रिवर, लेक, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर। ये सब वाटर की फॉर्म्स हैं जो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती हैं। अब ये वाले मैप में आपको दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी पे कैसे कैसे जो वाटर है उसका विभाजन है। ये हमारा सॉल्ट वाटर है जो पृथ्वी पर 97% है। ओके, और इसमें से बचा जो हमारा 3 या 2.5% है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। तो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर है वो पूरी पृथ्वी पर सिर्फ 3% के लगभग है, जिसमें 3% का 80% हमें ग्लेशियर के रूप में मिलता है और 20% ग्राउंड वाटर के रूप में। और हमें ये फ्रेश वाटर जो हम देखते हैं कि बिस्लरी का पानी है या फिर किनले का पानी है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये वाटर ऑफ लेक से प्राप्त होता है, झीलों से प्राप्त होता है, ग्लेशियर से शुद्ध पानी बहकर आ रहा है वहां से प्राप्त होता है। और जो दूसरा स्रोत है वो कहाँ पे? अंडर वाटर रिसोर्सेज, जो ग्राउंड वाटर में भूमिगत जल से हमें जल प्राप्त होता है। ये डिवीजन दिखाया गया है हमारे वाटर का इन परसेंटेज में वर्ल्ड में। जो महासागर जल है, हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ओशियंस जो भूमंडल का दूसरा पार्ट था, एक तो पहले भाग को जो चारों तरफ हम स्थल भाग को हम क्या कह रहे थे? कॉन्टिनेंट कह रहे थे, और बड़े से जलाशयों को हम क्या कह रहे हैं? महासागर कह रहे हैं। ओके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे कि महासागर क्या है? जलमंडल का मुख्य भाग है। ओके, हाइड्रोस्फीयर का, और ये सभी आपस में मिले हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। जो आपको बताया था, जब इंटरकनेक्टेड है, समुद्र जल का जो तल है वो एक समान है, और वहां से हम क्या करते हैं? ऊंचाई नापते हैं और गहराई भी मापते हैं, उसे 0 मीटर मानते हैं। क्लियर हो गया? समुद्र तल को हम 0 मीटर मानते हैं और वहां से हाइट नाप रहे हैं और डेप्थ माप रहे हैं। कि गतिशीलता होने, महासागरीय जल हमेशा गतिशील होता है, और जो गतियां इसमें होती हैं महासागरीय जल में, कौन कौन सी गतियां होती हैं? तरंगों के द्वारा गति होती है, ज्वार भाटा के द्वारा गति होती है, और महासागरीय जल धाराओं के द्वारा गति होती है। वेव्स, हाई एंड लो टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। अब आप देख रहे होंगे हाई एंड लो टाइड्स क्या होते हैं। ये आपको हम आने वाली एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी आपको सिंपल सा समझा रहे हैं, दे रहे हैं कि जब सूर्य और सन और मून की क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो उच्च ज्वार आते हैं, ठीक है, और लो ज्वार आते हैं, उनको हम डिफाइन करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ओके, अब वेव्स है, तरंगे कैसे आती हैं, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? हाई टाइड है, और ये हमारा क्या है? लो टाइड है। ओके, ये देख रहे हैं। और वेव्स क्या है? जैसे अब ये क्या है? ये हमारा शांत समुद्र का तल है, जब इस पे हवाएं चलेंगी तो ये हमारा इसमें मोशन आएगा, और वेव नुमा आकृति ले लेगा, तरंग नुमा। ओके, इस तरह से भी ये मोशंस होते हैं। तो हमारा जो ओशियन वाटर है वो, उसमें 3 मूव्स होते हैं, वेव्स, करंट्स, टाइड्स। अब आपको थोड़ा सा हम इसमें बताएंगे कि जो हमारा क्या होता है, वाटर साइकिल होती है, और वाटर साइकिल के हम बताएंगे कि जो पृथ्वी का जल होता है वो हम 3 रूपों में होता है। पृथ्वी का जो जल है उसको 3 रूपों में डिफाइन करेंगे। एक तो होता है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और तीसरा होता है गैसीय फॉर्म में।
और जल चक्र का तात्पर्य है कि जल के तीनों रूपों के आपसी परिवर्तन से हैं। अब आपसी परिवर्तन आपको क्या दिखाते हैं, जैसे जो हमारा पृथ्वी का जल है, अब आप इस मैप में देखिए, जो हमारा पृथ्वी का जल है वो जल क्या होता है, सूर्य की गर्मी के कारण क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं कि जो जल है हमारा वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अब वायुमंडल के जल वाष्प ठंडी होकर पुनः क्या हो रही है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, और इसे हम क्या कह रहे हैं, संघनन कह रहे हैं। ठीक है, संघनन की अवस्था कह रहे हैं। कैसे, वायुमंडल की जलवाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, इसे हम संघनन कह रहे हैं। और संघनित जल जो बादल है, कोहरा है, ओस है आदि रूपों में पाया जाता है। तो संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त भारी हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। और वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे हम वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात कह रहे हैं। ओके, अब इसको जो हमारा ये है, जो वाटर साइकिल है, संघनन की प्रक्रिया है, वायुमंडल की जलवाष्प है, वर्षण है, संघनन है, ये सब हम आगे आने वाले एनसीईआरटीज में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी इसमें ज़्यादा दिया नहीं गया है, हम थोड़ा सा ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। अब ये हमारा क्या है, जो 5 महासागर हैं उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि कैसे हमारी पृथ्वी पर इनका डिवीजन है। ये हमारा जो क्या है, पैसिफिक ओशियन है। फिर हमारा जो सबसे बड़ा पड़ता है अटलांटिक ओशियन है। फिर हमारा हिंद महासागर है। फिर हमारा दक्षिणी महासागर है। और 5th नंबर पे हमारा क्या है, आर्कटिक महासागर है। और ये एक साइज के घटते हुए क्रम में लगाए गए हैं। ओके, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। अब हम पृथ्वी के तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो हम बता रहे थे, शुरू में हमने बताया था कि पृथ्वी 4 पार्टों से मिलकर बनी है और वहां पर लाइफ एग्जिस्टेंस करती है। उसमें हमने बताया था कि सबसे पहला लिथोस्फीयर भूमंडल जो हम पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, और तीसरा हमारा क्या है, वायुमंडल, एटमोस्फीयर। एटमोस को हम क्या कह रहे थे, वेपर कह रहे थे, वाष्प कह रहे थे। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की पतली परत से घिरी हुई है और जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो हमारी वायुमंडल है, ये हमारा जो वायुमंडल है उसको क्या कहते हैं, उसके घटकों तापमान के आधार पर 5 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और अब ये हमारा क्या है, ये हमारी लेयर्स हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली जो परत पड़ती है वो कौन सी है, क्षोभमंडल है, ट्रोपोस्फीयर है, ये 0 से 12 किलोमीटर तक है। ओके, और इसमें हमारी सारी मौसमी संबंधित घटनाएं इसी में होती हैं। ओके, ये आपको बादल बन रहे हैं हमारे। ओके, और ये हमारी क्या है, ओजोन परत है, जो पृथ्वी पर सूर्य से जो हानिकारक किरणें आ रही हैं, यूवी रेज आ रही हैं, उन्हें रोकती है। ओके, ये हमारी क्या है, समताप मंडल है, इसमें टेम्परेचर एक समान रहता है और ये 13 से 50 किलोमीटर तक विस्तारण है इसका। फिर हमारा आता है मध्यमंडल, आता है जो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। और इसमें क्या होते हैं, जो स्पेस अंतरिक्ष से जो टुकड़े होते हैं ग्रहों के, जिन्हें हम उल्का कहते हैं, वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, घर्षण से के कारण ये जल जाते हैं। और फिर हमारी ये आती है कार्बन लाइन, जो क्या करती है, यहां से अंतरिक्ष का प्रारंभ है, हमारे स्पेस का स्टार्टिंग होती है। फिर आता है हमारा तापमंडल, थर्मोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर से 800 किलोमीटर है। और उसके बाद आता है हमारा बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर, 800 से 1000 किलोमीटर है। यहाँ पर अंतरिक्ष यान उड़ते हैं हमारे। ओके, और ये तापमंडल हमारा उपग्रह सैटेलाइट्स वगैरह स्थापित करते हैं हम यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने वायुमंडल में ये और मेन चीज है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, और गतिशील वायु को हम क्या कह रहे हैं, पवन कहते हैं। एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और हवा क्यों चल रही है, हवा प्रेशर में डिफरेंस के कारण हवा चल रही है। अब यहां क्या है, यहां पर दाब है 700 मिलीबार,
और यहां पर दाब कितना है 400 मिलीबार। तो हम आपको क्या बता रहे हैं, ये हाई प्रेशर जोन है और ये लो प्रेशर जोन है। तो हवा कैसे चल रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो ये हमारी हवा चल रही है और ये हवा की दिशा हो गई। ओके, तो मूविंग एयर को हम क्या कह रहे हैं, विंड कह रहे हैं। क्लियर। अब हम जीव मंडल के बारे में, पृथ्वी के फोर्थ पार्ट है जो हमारा भूमंडल का, उसको हम देख रहे हैं। जीव मंडल के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये जीव मंडल होता क्या है। स्थल और जल तथा वायु के मध्य के भाग को हम क्या कह रहे हैं, जीव मंडल कह रहे हैं। और ये क्या है, सीमित स्थान पे जहां जीवन संभव है वहीं पर स्थित होता है। ओके, जो ये तीनों मंडल हैं, स्थल जल वायु, ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा पेड़ है। ओके, ये प्लैनेट किंगडम का पार्ट है। तो हम ये जो पेड़ है इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ये तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, ये स्थित है, उसे क्या कह रहे हैं हम, लैंड। तो लिथोस्फीयर बहुत जरूरी है फर्स्ट पार्ट लाइफ के लिए। ठीक है, फिर ये क्या है, CO2 गैस ऑक्सीजन का क्या कर रही है, लेती है, CO2 लेती है, ऑक्सीजन देता है पेड़ हमारा। ओके, और पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस बहुत ही आवश्यक होती है, नाइट्रोजन गैस आवश्यक होती है। ओके, और प्राणियों के लिए, ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, ऑक्सीजन गैस लाइफ के लिए। तो ये हमें कहां से मिलती है, अपने हमारे वातावरण से मिल रही है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। और इसकी जो जड़ें हैं, इसको पानी के लिए क्या मिल रहा है, हाइड्रोस्पर्शे से जल की प्राप्ति हो रही है। तो ये जो हमारा पेड़ है, जो हमारा प्लांट है, उसको तीनों, जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड है। और तो इंटर रिलेटेड कर रहे हैं आपस में, तो उसी वहां पर क्या है, लाइफ का एग्जिस्टेंस है। ओके, क्लियर हो गया। अब जीव मंडल को दो भागों में बांटा जाता है। एक उसे कहते हैं जंतु जगत, जिसे एनिमल किंगडम कहते हैं, दूसरे को कहते हैं प्लैनेट किंगडम। एनिमल किंगडम में शेर, चूहा, बिल्ली, ह्यूमंस, ओके, ये सब आते हैं। और प्लांट किंगडम में हमारे पेड़ पौधे आते हैं। और ये जो पृथ्वी के तीनों मंडल हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, ये हमारा क्या है, लैंड, इस तरह से। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये एक सेकेंड, ये बनाते हैं अच्छा सा, ये और ये। तो ये तो हमारा क्या हो गया, लैंड हो गया, लैंड। ये हो गया एयर, एटमॉस्फेयर मिली, और ये हो गया वाटर, हाइड्रोस्फीयर से। और ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर कह रहे हैं, बायोस्फीयर। और बायो का मतलब ही होता है लाइफ। ओके, बायोस्फीयर। तो ये जो पार्ट है इसे हम जीव मंडल कह रहे हैं, यहां पर लाइफ का अस्तित्व होता है। अब होता क्या है, जैसे महासागर हैं, नदियां हैं और झीलें हैं, तो वहां पर क्या होता है, जल में कभी कभी घासें तथा शैवाल मिलते हैं। जैसे हमने जो अभी ऑस्ट्रेलिया में आपको प्रवाल भित्ति के बारे में बताया था, तो उसी तरह से क्या है, वहां पर भी शैवाल मिलते हैं या समुद्री घासें मिलती हैं। तो इन जलाशयों में अनेक प्रकार की मछलियां भी मिलती हैं। तो इन्हें क्या है कि इनके महासागरीय अथवा जलीय, इन्हें क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे शैवाल हैं और ये हमारी मछलियां हैं। तो ये इन लोगों का एक दूसरे से संबंध है। तो ये जो क्या है, यहाँ पर क्या बन रहा है, जलीय जीव मंडल बन रहा है। ओके, यहाँ पर इनकी लाइफ एग्जिस्टेंस है ना, और एक दूसरे को इंटर रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, जलीय जैव मंडल बन रहा है। अब होता क्या है, जैव मंडल को, मानव कैसे जैव मंडल को, हमारे बायोस्फीयर को, ये सिस्टम तो बहुत अच्छा चलता रहता है। लेकिन हुआ क्या कि अचानक, मतलब ये हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया, इसको हम बताते हैं कि जैसे क्या है, अभी तक तो ये बढ़िया चल रहा था बिल्कुल, लेकिन होता क्या है, मानव जैवमंडल को क्षति कैसे पहुंचाते हैं, हम लोग ही अपनी पृथ्वी को क्षति कैसे पहुंचाते हैं। जैसे ये हमारे क्या है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। वैसे ही पेड़ हमारे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
ओके, तो ये संतुलन बना रहता है। क्लियर। लेकिन जब हम पृथ्वी पर क्या है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, जब इन्हें हम काट देते हैं और ये हमारे शेर हैं, ये सब इनका शिकार करते हैं, इससे क्या होता है, इससे एक साइकिल टूटती है। अब जैसे क्या है, पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, सन के द्वारा, ये हमारा सन है, और सन के द्वारा कुछ शॉर्टवेव रेडिएशंस आते हैं। जो पृथ्वी पर शॉर्टवेव रेडिएशन आते हैं, उसके लिए हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी की लेयर्स हैं, वो क्या है, अपारदर्शी हैं, तो ये पृथ्वी पर आसानी से आ जाते हैं। लेकिन जो पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा का निष्कासन है, जो रेडिएशन है, जो निष्कासन करती है, उसके लिए यह अपारदर्शी है जो लेयर्स हैं। ये हमको क्लास 11th की एनसीईआरटी में जो हमारे चैप्टर्स हैं वायुमंडल वगैरह में, उसमें बहुत अच्छे से डीपली आपको पढ़ाएंगे। बस आप इतना समझिए, जो हमारी सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन से आ रही हैं, और शॉर्ट वेव रेडिएशन से आती हैं तो हमारी पृथ्वी उसके लिए क्या है, अपारदर्शी है, ये पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की द्वारा ऊष्मा जो का निष्कासन है, वो पृथ्वी की इन परतों से, वायुमंडल से हमारा क्या है, पारदर्शी नहीं है। ठीक है, पार नहीं कर पाता। तो इससे क्या होती है, हमारी अर्थ की जो वायुमंडल है, हमारा बायोस्फीयर है, इसकी क्या है, हीट, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। ओके, क्लियर हो गया। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, और आपको ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं हो वो कमेंट करें, ठीक है। और हमारी वीडियो को लगातार देखते रहें, आपको हम ज्योग्राफी में काफी डेप्थ तक ले जाएंगे, आपका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट क्लियर कर देंगे। ओके, और इससे आपका एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू गाइस।